हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जहाँ लास्ट डे हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी को छोड़ा था। हमें सबसे पहले समझना है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बदलती है या डाउनवर्ड जाते हुए कैसे बदलती है। तो आइए वन बाय वन पहले हमें इन पांचों फैक्टर्स के बारे में आपको समझा देता हूँ कि कौन से फैक्टर्स किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर देखें आप, साइज़ का फैक्टर। ये दो आपके पास एटम्स हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइज़ किसका बड़ा है तो आप बोलेंगे इसका साइज़ बड़ा है। जब इसका साइज़ बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, आपको इजेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन इसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा पाएगा, रिजल्टिंग आपको बाहर निकालने में ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा। मींस छोटा साइज़ है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, लार्जर साइज़ है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्मॉलर साइज़ होगा, लार्जर आयनाइजेशन एनर्जी होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये दो एटम्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, तो मतलब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा होगा। मतलब इसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ खींच रहा है। रिजल्टिंग मैं कह दूंगा कि अगर जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ज़्यादा है तो आपको भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेशन पावर क्या है? पेनिट्रेशन, वही कल वाला एग्जाम्पल रिकॉल करें आप एक बार। एल्यूमिनियम का केस मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, और मैंने कहा था कि थर्ड शेल में 3s2 3p1 होता है। ये बात पीछे से समझाता आ रहा हूं कि S का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, P का कम, D का और कम, F का सबसे कम। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये जो 3s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगी, अंदर की तरफ ज़्यादा कुछ खिंची हुई होगी। या मैं थोड़ा सा और क्लियर डायग्रामेटिकली इसको दिखाऊं। सी हियर, ये न्यूक्लियस है, ये उसका थर्ड शेल है जिसका ये 3s होगा और ये 3p होगा। जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनेट्रेटेड है, अंदर की तरफ खिंची हुई है, p बाहर है। रिजल्टिंग जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा कंपेयर्स टू दीज इलेक्ट्रॉन्स इन p। मतलब अगर आपको s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो या p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो डेफिनेटली s से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बस इतनी सी बात को समझ के आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट पे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, पेनिट्रेशन अगर ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा। पेनिट्रेशन हमें पता ही है कि S का सबसे ज़्यादा होता है, तो मतलब किसी एक शेल में S के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकालना मुश्किल रहेगा और F के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्वाइट आसान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ये बात स्टडी कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कोई हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दो केसेस दिखाए हैं, या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। और अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा स्टेबल है तो वो अपनी स्टेबिलिटी क्यों लॉस करेगी? मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेंगे? मतलब अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये बात हम एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल में भी देख के आए थे, आप रिकॉल करें। जब 3 इलेक्ट्रॉन में निकाल देता था तो फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि 2p6 में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत भयंकर रूप से टफ था। रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बहुत स्टेबल है किसी स्पेसिस की, या इधर वो हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ कतई पॉसिबल नहीं हो पाता या बहुत ही मुश्किल होता है। और आप पांचवा इफेक्ट देखें, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिटस।
इसको कुछ ऐसे समझे। अब ये s ऑर्बिटल पेनिट्रेशन की वजह से अंदर चली गई है, p वाली बाहर चली गई है। जब ये s ऑर्बिटल अंदर आती है, आपको पता ही है s ऑर्बिटल तो सिमेट्रिक होती है, पूरी तरह से न्यूक्लियस को कवर किए हुए होती है, तो वो इसके चार्ज को इस p पे नहीं जाने देती, शील्ड करती है। यही शील्डिंग होता था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर लेंगे कि वो बाहर की तरफ ना जा पाए। तो वो क्या करेगा, वो शील्ड कर लेगा, रिजल्टिंग p के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का असर कम हो जाएगा, और अगर असर कम हो जाएगा तो निकालना आसान हो जाएगा। मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी कुछ डिपेंड करती है इस बात पे कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के अंदर शील्ड करने वाले कौन हैं। सी, ये न्यूक्लियस था, ये अंदर कोई शेल है, मैं नंबर नहीं डिस्क्लोज कर रहा, मान लो उसमें s p d f सब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सपोज मैं s के एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो इसे बहुत अच्छा शील्ड करेगा न्यूक्लियस के चार्ज से, लेकिन अगर मैं f के एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छे से शील्ड नहीं करेगा इस न्यूक्लियस के चार्ज से। मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी पेनिट्रेशन की तरह से ही s का सबसे ज़्यादा होता है और f का सबसे कम होता है। मतलब अगर किसी एटम में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर f के इलेक्ट्रॉन आ गए तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन, वो तो बहुत ज़्यादा शील्डिंग नहीं करने वाले, वो न्यूक्लियस के चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा शील्ड नहीं करने वाले, रिजल्टिंग न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। मतलब आपको निकालने में जोर पड़ेगा। अगर अब देखें, मैं ब्रॉडली दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स बता देता हूं आपको। एक इलेक्ट्रॉन्स जो s या p में पड़े हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स जो d या f में पड़े हैं। जो d या f वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत कम शील्ड करते हैं, या मैं यूं कहूं कि सिग्मा उनका बहुत कम है, जबकि sp वालों का अच्छा है। अगर सिग्मा कम होगा तो डेफिनेटली z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। अगर सिग्मा कम होगा तो z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। अगर d और f के इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए होंगे तो वो सिग्मा कम दे पाएंगे, रिजल्टिंग न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा। आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ सकती है अगर न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में d और f के इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हों, क्योंकि वो बहुत ही पुअर शील्ड करते हैं न्यूक्लियस के चार्ज को। मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर ये सारी बातें आपको समझाते हुए पीरियोडिकली क्या ट्रेंड रहता है आयनाइजेशन एनर्जी का और डाउनवर्ड मूवमेंट पे ग्रुप में क्या ट्रेंड रहता है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। यू जस्ट रिमेंबर, मैं जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मतलब उस पर्टिकुलर स्पेसिस के पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने दिमाग में दूसरे या तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैसा ही ट्रेंड सोच रहे हैं तो प्लीज़ लिसन केयरफुली, आप गलत सोच रहे हैं, वो हमें उस सिचुएशन पे जाके देखना होगा। तो अभी मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारी कहानी बुनते हुए आपको पीरियोडिकली आयनाइजेशन एनर्जी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन देखें आप, मैंने सेकेंड पीरियड के मेंबर्स लिखे हैं लिथियम टू फ्लोरीन, सॉरी लिथियम टू नियोन, और मैं आयनाइजेशन एनर्जी देखना चाहता हूँ, इन सब की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखना चाहता हूँ कि वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए कैसे बदल रही होगी। तो मेरे दिमाग में एकदम आता है कि मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम कि इधर जाते हैं तो साइज़ जो है ना वो डिक्रीज़ होता है, और साइज़ डिक्रीज़ होता है तो मैं अभी बता के आया हूँ आपको कि साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। साइज़ अगर बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी लेसर होगी। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। सिंपल सी बात, पहले फैक्टर पे मुझे पता चल पा रहा है। फिर मैं रिकॉल करता हूँ दूसरा फैक्टर लेफ्ट टू राइट जाता था तो जेड इफेक्टिव बढ़ता था। हाँ, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो मतलब लेफ्ट टू राइट क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव क्योंकि इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी वो भी कहती है कि हाँ इंक्रीज ही होना है मुझे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये काफ़ी जगहों पे मेरी बात सही भी थी। लेकिन आप यहाँ पे दो पॉइंट्स को फोकस करें। एक आप इस पॉइंट को फोकस करें जहां आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि साइज छोटा हुआ है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जेड इफेक्टिव बड़ा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। वहां पे एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई, घट गई।
मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि IE1 ऑफ बेरिलियम इज मोर देन IE1 ऑफ बोरोन, जबकि साइज तो मुझे कुछ और ही कहता था, जेड इफेक्टिव तो मुझे कुछ और ही कहता था। यहाँ सब वैसे ही चला जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने फिर देखा नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी एक बार फिर एक्सेप्शनली डिक्रीज कर गई, जो कि बढ़नी चाहिए थी। आगे मैं गया तो आगे सब वैसा ही चल रहा था जैसा मुझे नॉर्मल ट्रेंड समझा रहा है। तो मुझे फोकस करना है कि क्या हुआ इन दो जगहों पे ऐसा कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए मेरी जो ये साइज़ की कहानी है या ये जो जेड इफेक्टिव की कहानी है वो ख़राब हो गई, गलत हो गई। सो मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा था कि IE1 ऑफ ऑक्सीजन इज़ एक्सेप्शनली लेसर देन IE1 ऑफ नाइट्रोजन, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सेप्शनली ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन। ये दो बातें आपको इस सेकंड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में कुछ वेरिएशन क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो नॉर्मली मैं समझता था कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, वैसा कुछ मैं रियल में रेगुलर और ग्रेजुअल इन ऑब्जर्व नहीं कर पाया। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्यों हुआ ये सब। तो आप बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 2s2 और यहाँ पे 2p1। आप बताएं मुझे कौन सा इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन तो आपको यही निकालना है, 2s का यही है मोस्ट लूज बाउंडेड, जबकि यहाँ आपका 2p में है। ये बात सच है कि बोरोन का साइज छोटा है, ये बात सच है कि जेड इफेक्टिव भी हमने उसका ज़्यादा पढ़ा, बट ये बात भी सच है कि S का पेनिट्रेशन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होता है और P का पेनिट्रेशन न्यूक्लियस की तरफ कम होता है, क्योंकि P का इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट नहीं करेगा, रिजल्ट उसका जो अट्रैक्शन है वो कुछ कम होगा, आपको निकालने में क्वाइट आसानी रहेगी। रिजल्ट बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लेसर हो जाएगा और बेरिलियम का एक्सेप्शनली ग्रेटर। दूसरे पॉइंट को देखें, ये 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। P3 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, जबकि ऑक्सीजन का केस अगर मैं देखूं तो वो 2p4 है। बंद करो ये साइज की बात या जेड इफेक्टिव की बात, वो थी जब तक थी, लेकिन हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देख रहे हैं तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इससे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना, किसी भी एक p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना मुश्किल पड़ेगा, रिजल्टिंग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल पाएंगे, जबकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप बड़ी मुश्किल से निकाल पाएंगे। आप अब सोचें, चलो ये 2 पॉइंट्स तो हमें क्लियर हो गए, हमें क्या सीक्वेंस देना चाहिए। हमें लगता है कि क्या सर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फिर नाइट्रोजन की ही ज़्यादा होगी। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछ लूँ कि IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्या ये होगा? तो मेरा जवाब है नहीं। IE1 फ्लोरीन की ही ज़्यादा है IE1 ऑफ नाइट्रोजन। वो क्यों? क्या अब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? इसके पास तो हाफ फील्ड नहीं है। तो आप बाकी चीज़ों पे भी नज़र डालें साथ साथ। इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं, और जेड इफेक्टिव कंट्रीब्यूट करेगा। अब की बार काफ़ी ज़्यादा जेड इफेक्टिव है फ्लोरीन का। जेड टोटल वैल्यू 2 यूनिट बढ़ चुका है, यहाँ सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा था जेड टोटल, यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ चुका है। रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव अब डोमिनेट करने लग जाता है। रिजल्टिंग फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। IE1 greater for fluorine than nitrogen and nitrogen greater than oxygen। ये हमारे पास IE1 का ट्रेंड रहता है। 5 फैक्टर बोलने हैं। सदा जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। सदा साइज डोमिनेट करेगा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। सदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चीज़ को डिसाइड करेगी, मैं ऐसा भी कतई नहीं कहना चाहता। रादर 5 फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कब कौन कहाँ पे वेरिएशन पैदा कर देगा। हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पीरियड में पढ़ रहे हैं, फिर कुछ ग्रुप्स में पढ़ेंगे, फिर जनरल ट्रेंड के ऊपर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये सब कहानी मैंने आपको सिंपली बताई, जो सेकंड पीरियड के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो नियोन की सबसे ज़्यादा होगी। आप कहेंगे नहीं सर, लास्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे थे कि इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। नहीं, आप देखो स्टेबल कोर है उसका, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, पी फुल्ली फिल्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली नियोन नंबर 1 पे होगा। नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये फ्लोरीन की होगी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये होनी तो ऑक्सीजन की चाहिए थी, बट नहीं, नाइट्रोजन की है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की है, फिर उसके बाद कार्बन की है, फिर उसके बाद बेरिलियम की है, फिर उसके बाद बोरोन की है, और फिर सबसे कम लिथियम की है। प्लीज़ सी, ये IE1 का ट्रेंड है सेकंड पीरियड में। गड़बड़ हुई यहाँ पे, गड़बड़ हुई यहाँ पे। ये जो कहानी सुनाई कि भाई S वाले न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है और P वाले दूर है, इन P के लिए मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ चुका होगा, यहाँ पे Z टोटल बढ़ चुका है। तो रिजल्टिंग यहाँ पे इस कहानी को मत लेके आना, ये सिर्फ यही है, ये सिर्फ यही है। और अगर मैं कोई और पीरियड भी उठा लूँ, चलिए इन्हीं के नीचे ले आता हूँ मैं इनके बड़े भाइयों को। लाइक लिथियम के नीचे आता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, एंड यहाँ पे आएंगे क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये गड़बड़ यहाँ भी आपको दिखने वाली है, जो बेरिलियम और बोरोन में दिखी। ये गड़बड़ यहाँ भी आपको दिखने वाली है, जो फॉस्फोरस और सल्फर में, जो N और O में आपको दिखी, कि एक्सेप्शनली आप पाएंगे P की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी S से, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज़्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से, जो कि एक्सेप्शनल है, होना इधर चाहिए था ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और आर्गन यहाँ पे भी नंबर 1 होगा इन सभी में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में। ये सारी कहानी मैं आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को लेके समझा रहा था। चलिए लगे हाथों एक बार सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को भी यहीं देख लेते हैं, कि अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहूँ तो वो किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम। सी हियर, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है मैं इनका एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, इन सब का मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और मुझे एक बार फिर से इनकी कॉन्फ़िगरेशंस पे नज़र डालनी होगी। तो देखें आप, लिथियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 का एक निकल गया, 1s2 2s1, 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि लेफ्ट राइट जाऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ देखें आप, पहला ही मेंबर मुझे ऐसा फंस गया जिसकी सिर्फ एक ही शेल है और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। जेड इफेक्टिव बहुत भयंकर रूप से यहाँ पाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। याद करें 1 मिनट पहले ही बोल रहा था लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, सेकंड को लेके नहीं बोल रहा था। सेकंड को लेके आप पाएंगे लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी तो सेकंड सबसे ज़्यादा है। चलो इसको तो साइड में करो भाई, ये तो एक्सेप्शनल हो गया था, एक शेल थी, जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा था, तो साइज़ भी छोटा था, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा थी। अब इधर आता हूँ मैं, इन सब में मुझे नॉर्मल ट्रेंड याद है कि इधर जाता हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो मैंने समझा कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन प्लस, कुछ ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन नहीं,
यहीं गड़बड़ होगी है। ये इलेक्ट्रॉन आपको सेकंड S में से निकालना है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन आपको P में से निकालना है। और P में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू S, रिजल्टिंग अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो एक्सेप्शनली बढ़ जाएगी। ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है जो बढ़ जाएगी। कार्बन की ज़्यादा, बोरोन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन, जबकि मेरा ट्रेंड क्या कह रहा था कि बोरोन की कम होगी। तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ये यहाँ पे फ्लॉप हो गया। कार्बन प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, बोरोन प्लस की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, जबकि मेरा ट्रेंड कह रहा था कम है। तो मैं इसको यहीं करेक्ट कर देता हूँ। बेरिलियम प्लस के बाद मैं लगाता हूँ कार्बन प्लस, और कार्बन प्लस के बाद मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा बोरोन प्लस। सो बेरिलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, देन इट इज कार्बन प्लस, देन इट इज बोरोन प्लस, देन इट इज नाइट्रोजन प्लस, देन इट इज फ्लोरीन प्लस, then it is oxygen plus, then it is neon plus। अब आप समझ जाएं, यहां गड़बड़ हुआ, यहां गड़बड़ हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली सेकंड लेसर हो गई, जो कि बढ़नी चाहिए थी। IE2 ये भी, सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर गया हूँ, ये डिक्रीज़ होना है, बोरोन से कार्बन डिक्रीज़ होना है। ये साइन पता नहीं कैसे गलत लग गया होगा, आप स्टडी कर लीजिएगा, मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ। IE2 अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन टू फॉस्फोरस जाते हुए तो IE2 डिक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारा फाइनली ट्रेंड है। लिथियम को मैंने आउट कर दिया है क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा पोजेस कर रहा था। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड लिथियम की थी, फिर नियोन, फिर ऑक्सीजन प्लस, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम। ये आपके पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था। एक बार दोबारा से सुन लें आप, ये सभी मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के छोड़ दिए स्पेसिस। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना पड़ गया तो ये तो फर्स्ट शेल में है, सबसे छोटा, जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाऊंगा। ये सिंपल सा क्लियर सा पॉइंट है। अब जब इधर जा रहा हूँ तो मैं समझ रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी इधर बढ़ती जाएगी, जैसे फर्स्ट बढ़ रही थी ऐसे सेकंड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन पहला झटका लगा मुझे यहाँ, पहला झटका मुझे यहाँ लगा जब मैं बोरोन से कार्बन पे गया तो आयनाइजेशन एनर्जी घट गई, डिक्रीज हो गई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि P से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ S से निकालना था। दूसरा झटका मुझे यहाँ लगा जब मैं ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे गया तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड फिर डिक्रीज हो गई। 2p4 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था एज कंपेयर टू हाफ फिल 2p3। सी, अगर कोई मुझे कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N इज ग्रेटर देन O, तो जब वो खाली आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है ना, तो अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट के बारे में ही कह रहा है। अच्छा हो हम इसको ऐसे लिख दें, IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन O। बट अगर मैं IE2 देखूं तो ये सिस्टम नहीं है, फिर O की ही ज्यादा है N से, O की ही ज्यादा है, क्योंकि O इधर से इधर आ रहा हूं, जेड इफेक्टिव भी बढ़ा, साइज भी छोटा हुआ, मोर ओवर हाफ फील्ड भी हो गया। तो सारे फैक्टर कह रहे हैं कि भाई O की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो तो नाइट्रोजन से काफी ज्यादा होगी, और ऐसा है भी सही। O और F को देखें, O और F को, IE1 F का ज्यादा था O से, लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी। बट अगर IE2 को आप देखें तो वो O का ज्यादा है F से। क्यों? क्योंकि अब हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है O की, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, रिजल्टिंग IE2 O का ज़्यादा हो गया फ्लोरीन से। और ऐसी ही कुछ कहानी आप यहां बुन सकते हैं।
अगर आप बेरिलियम का IE1 देखें, IE1 ऑफ बेरिलियम, तो वो ज़्यादा था बोरोन से। लेकिन अगर आप IE2 देखेंगे तो वो बोरोन का ज़्यादा है बेरिलियम से। और अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप किसी भी तरह से पीरियोडिकली देखते जाएं। हालांकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके स्कूल एग्ज़ाम में ज़्यादातर IE1 ही 99.9% IE1 का ट्रेंड पूछा जाएगा। पीरियोडिकली मूवमेंट पे IE1 कैसे चेंज होता है आपको लिखना है कि नॉर्मली IE बढ़ती है, IE1 बढ़ता है लेफ्ट राइट जाते हुए, बट दो जगह बेरिलियम टू बोरोन और नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, वहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, और उसकी वजह मैंने बताई। बेरिलियम टू बोरोन में ऑर्बिटल का नेचर, s के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले पॉइंट पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो इफेक्ट था वो कुछ ऐसा कर पा रहा था। IE2 पे जस्ट हमने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पॉइंट लगाया ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से इस बात को समझ पाएँ कि पीरियोडिकली आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से बदलती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर मैं एक ग्रुप में डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ, अब वहाँ पे भी कुछ कई तरह के झटके लगने वाले हैं हमें। तो ग्रुप के अंदर जब मैं डाउनवर्ड मूव करता हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बदलती है, ज़्यादातर फर्स्ट के बारे में ही बात करेंगे, पूरी टेबल के ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्या चेंजेस आते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बार बार पढ़ें क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जितना बढ़िया पढ़ेंगे उतना ही आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ में ये एक सपोर्ट रहेगा। गुड बाय।